सोचिए, अगर एक दिन अचानक दुनिया के सबसे दूर दिखने वाले युद्ध की आग आपके दरवाजे तक पहुंच जाए, अगर महासागरों में चल रही टकराहट अचानक उस जगह होने लगे जिसे आप अपने देश का प्रभाव क्षेत्र मानते हैं, और अगर उसी समुद्र में जहां आपके देश की नौसेना खुद को सुरक्षा का रक्षक बताती है, एक जहाज कुछ ही सेकंड में डूब जाए और आपके देश की सरकार एक शब्द तक न बोले। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह उस बदलती हुई दुनिया की कहानी है जिसमें गठबंधन बदल रहे हैं, ताकत का संतुलन बदल रहा है और देश अपनी अपनी जगह तय करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 4 मार्च की सुबह हिंद महासागर के शांत पानी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। श्रीलंका के गौल शहर से लगभग 40 नॉटिकल माइल्स दूर समुद्र की सतह पर एक ईरानी युद्धपोत आगे बढ़ रहा था। इस जहाज का नाम था आरिस डेना। कुछ ही समय पहले यह जहाज भारतीय नौसेना के साथ एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लेकर लौट रहा था। यह वही अभ्यास था जिसे मिलन 2026 एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसमें दुनिया के कई देशों की नौसेनाएं एक साथ प्रशिक्षण करती हैं। भारतीय नौसेना ने इस जहाज और इसके दल का स्वागत किया था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की गई थीं, जिनमें ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप और यूनाइटेड थ्रू ओशंस जैसे हैशटैग लिखे हुए थे। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही दिनों बाद यही जहाज दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य टकराहट का हिस्सा बन जाएगा। आरिस डेना के डेक पर मौजूद ईरानी सैनिक कुछ ही हफ्ते पहले विशाखापट्टनम में भारतीय नौसैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे थे, पर उसी जहाज पर कुछ दिनों बाद मौत मंडराने वाली थी। 4 मार्च की उस सुबह जब यह जहाज अपने रास्ते पर बढ़ रहा था, तब समुद्र की गहराइयों में एक और ताकत मौजूद थी। एक अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी चुपचाप इस जहाज पर नजर रखे हुए थी। कुछ ही पलों बाद उस पनडुब्बी से एक MK-48 टॉर्पीडो छोड़ा गया। यह एक बेहद शक्तिशाली हथियार है जिसे दुश्मन के जहाज को तुरंत नष्ट करने के लिए बनाया गया है। टॉर्पीडो ने कुछ ही सेकंड में अपना लक्ष्य भेद दिया। समुद्र की सतह पर अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ। कुछ ही क्षणों में आरिस डेना का विशाल ढांचा टूटने लगा और देखते ही देखते पूरा जहाज समुद्र में डूबने लगा। उस हमले में 87 ईरानी सैनिकों की जान चली गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि जहाज के अधिकांश लोग कुछ समझ भी नहीं पाए। जो कुछ लोग बच पाए, उनमें से 32 सैनिकों को बाद में श्रीलंकाई नौसेना ने बचाया। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सिर्फ यह नहीं थी कि एक युद्धपोत डूब गया, बल्कि यह थी कि यह सब हिंद महासागर में हुआ और भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जब इस घटना की खबर सामने आई तो भारत की राजनीतिक प्रतिक्रिया बेहद सीमित रही। सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणियां जरूर आईं, लेकिन आधिकारिक स्तर पर कोई कड़ा बयान नहीं दिया गया। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि आरिस डेना कोई साधारण जहाज नहीं था। यह वही जहाज था जो कुछ ही दिनों पहले भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास का हिस्सा बना था। भारतीय नौसेना की ईस्टर्न नेवल कमांड ने 17 फरवरी को इस जहाज का स्वागत करते हुए ट्वीट किया था और इसे समुद्री दोस्ती का प्रतीक बताया था। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। कुछ हफ्ते पहले वही सैनिक विशाखापट्टनम की परेड में भारतीय सैनिकों के साथ मार्च कर रहे थे और अब उनमें से 87 सैनिक समुद्र की गहराइयों में खो चुके थे। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब यह हमला भारतीय महासागर के उसी क्षेत्र में हुआ जहां भारत खुद को सुरक्षा का प्रमुख प्रदाता बताता है, तब भारत की भूमिका क्या थी? आरिस डेना से जब संकट का संकेत भेजा गया, तब उसे बचाने के लिए श्रीलंका की नौसेना पहुंची। भारत की तरफ से कोई बचाव अभियान नहीं भेजा गया। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने भी कहा कि भारत की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक संवाद नहीं हुआ। उनके अनुसार न तो कोई औपचारिक संदेश भेजा गया और न ही कोई बातचीत शुरू की गई। इस पूरे मामले ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी।
कई विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार किसी भी ऐसे जहाज पर हमला करना जो युद्ध में सक्रिय न हो, गंभीर सवाल खड़े करता है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने भी कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह जहाज किसी युद्ध सामग्री को नहीं ले जा रहा था और यह किसी आक्रामक कार्रवाई में शामिल नहीं था। इसी के साथ दुनिया की बड़ी तस्वीर भी तेजी से बदल रही थी। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान के कई शहरों पर बमबारी हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी बलों ने ईरान के भीतर 2000 से अधिक सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई, लेकिन दूसरी ओर ईरान भी चुप नहीं बैठा। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। 9 देशों में स्थित 27 अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया। हालांकि कई मिसाइलें रास्ते में ही रोक ली गईं, फिर भी कई जगह नुकसान हुआ। बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय के पास धुआं उठता देखा गया। कुवैत में 3 अमेरिकी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 2 ड्रोन अमेरिकी दूतावास के पास जाकर टकराए। इन घटनाओं में कई अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आई। इजराइल में भी जवाबी हमलों का असर दिखाई दिया। तेल अवीव में दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। दूसरी ओर ईरान में अमेरिकी और इजरायली हमलों में 1000 से अधिक लोगों की मौत की खबरें सामने आईं। इस संघर्ष के फैलते ही एक और बड़ा कदम उठाया गया। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा कर दी। यह वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के लगभग 20% तेल की आपूर्ति गुजरती है। यह कदम पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन गया, लेकिन भारत के लिए इसका असर और भी गंभीर हो सकता है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। भारत हर दिन लगभग 26 लाख बैरल तेल खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो तेल की आपूर्ति पर सीधा असर पड़ सकता है। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, शिपिंग लागत बढ़ सकती है और महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। इस पूरी स्थिति ने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए। भारत लंबे समय तक रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की नीति पर चलता रहा है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जब भारत ने वैश्विक संघर्षों में संतुलित रुख अपनाया, चाहे वह 1969 में सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप हो, 2003 में इराक युद्ध हो या 2011 में लीबिया में सैन्य कार्रवाई। भारत ने अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सिद्धांत की बात की, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में भारत की स्थिति पर बहस तेज हो गई है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि बदलती वैश्विक राजनीति में देशों के सामने कठिन फैसले खड़े हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग इसे विदेश नीति के संतुलन में बदलाव के रूप में देख रहे हैं। इस बीच एक और चिंता सामने आई है। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है और ईरान के भीतर अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। इतिहास में कई बार देखा गया है कि जब किसी देश में सत्ता परिवर्तन के लिए बाहरी ताकतें हस्तक्षेप करती हैं तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है। इराक और सीरिया में हुए घटनाक्रम इसका उदाहरण है, जहां अलग अलग गुटों को हथियार मिलने के बाद लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा और नए चरमपंथी संगठन पैदा हो गए। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। गठबंधन बदल रहे हैं, आर्थिक समीकरण बदल रहे हैं और तकनीक के साथ साथ वैश्विक शक्ति संतुलन भी बदल रहा है। ऐसे समय में हर देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपनी रणनीति को कैसे संतुलित रखे। इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है कि जब भी बड़े युद्ध शुरू होते हैं तो उनकी कीमत आखिरकार आम लोग ही चुकाते हैं, चाहे वह ईरान के नागरिक हों, इजराइल के लोग हों, खाड़ी देशों के कामगार हों या दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोग। युद्ध का असर हर जगह महसूस होता है और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे दुखद सच्चाई है। राजनीति और शक्ति के खेल में फैसले ऊपर लिए जाते हैं,
लेकिन उनकी कीमत नीचे रहने वाले लोगों को चुकानी पड़ती है। अगर आपको ऐसी ही गहराई से समझाई गई जियोपॉलिटिकल कहानियां और दुनिया के छिपे हुए सच जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण और गहराई से रिसर्च की गई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे।